तो आज हम बात करने वाले हैं एक नई सर्वाइवल मूवी जो 2024 में रिलीज हुई है, जिसका नाम भी सर्वाइव है। और मूवी भी ऐसी कि सर्वाइवल जॉनर के कन्वेंशंस को तोड़कर ये ऑडियंस को एक सुपर एक्सपीरियंस देने वाली है। इसीलिए अब समय को और ना गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सर्वाइव। कहानी की शुरुआत होती है एक टॉप एंगल से, जिसमें समंदर के बीचों बीच एक बोट दिखाई जाती है। जूम इन करने पर पता चलता है कि उसमें एक फैमिली है। अच्छा, मैं आपको इस फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सबसे पहले हमें जूलिया को दिखाया जाता है और साइड में जूलिया का हस्बैंड टॉम है। ये उनका बेटा बेन और ये उनकी बेटी कैसी। कल बेन का बर्थडे है, तो ये लोग उसको डिफरेंटली सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसीलिए वो समंदर के बीचों बीच आ चुके हैं। आज रात ठीक 12 बजे वो बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए वो बोट को एक जगह पर रोक देते हैं। जिसके बाद जूलिया थोड़ी देर स्विम करने के लिए समुद्र में कूद जाती है। कैसी हेडफोन्स पहनकर आराम से म्यूजिक सुन रही होती है। दूसरी ओर टॉम बेन को फिशिंग करने की टेक्निक सिखा रहा होता है। अब जूलिया जो पानी में कूदी थी, उसे अचानक से समुद्र कुछ ज्यादा ही खामोश लगने लगता है। वो रियलाइज करती है कि समुद्र का पानी बहुत ही फोर्स के साथ एक दिशा में बह रहा है। ना चाहते हुए भी वो पानी के साथ साथ खिंची चली जाती है। बोट का कंपास भी हर दिशा में घूम रहा होता है, पर टॉम उसको नोटिस नहीं करता और बेन को फिशिंग सिखा रहा होता है। वहीं जूलिया पानी के साथ बहते जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता है। पर तभी खुशकिस्मती से टॉम को उसकी आवाज आ जाती है और वो जूलिया को देख लेता है। टॉम तुरंत ही बोट को उसके पास ले जाकर पानी में कूद जाता है और उसको बचाकर फाइनली बोट पर ले आता है। जिसके बाद कैसी को डांट पड़ती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब कोई स्विम करने जाए तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। तुम क्या कर रही थी वहाँ पर। वो माफी मांगती है कि मैंने हेडफोन्स पहन रखे थे, इसलिए मैं किसी की आवाज नहीं सुन पाई। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए। खैर, अब जूलिया सेफ है, इसीलिए वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और रात को बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं। बलून्स, केक, सब कुछ रेडी हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये बेन का 30th बर्थडे है। केक वगैरह काटने के बाद खूब एंजॉय होता है। उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, एक फोटो भी ली जाती है यादगार के लिए। पर कैसी लैपटॉप के साथ बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है। वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में आसमान से बिजली गिर रही है और लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो भी कह देता है कि वेदर रिपोर्ट में तो कुछ नहीं था, पर बहुत देर से बिजली गिर रही है और हवा भी पता नहीं कैसे अजीब से चल रही है। अचानक से सिग्नल भी कट हो जाता है। जिसके बाद कैसी तुरंत अपनी फैमिली को इस बारे में बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आया था। वो कह रहा था कि वहाँ पर कुछ अजीब चल रहा है। अचानक इनकी बोट पर भी जोर का झटका लगता है। सभी घबराकर बाहर जाते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारी व्हेल फिश इनकी बोट से टकरा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस जगह पर व्हेल फिश होती ही नहीं है, तो क्या वो रास्ता भटक गई हैं? ये सोचकर टॉम बड़ा कंफ्यूज होता है। असल में टॉम एक ओशन रिसर्चर है। वो समुद्र के बारे में काफी कुछ जानता है। कुछ देर में व्हेल फिश वहाँ से चली जाती है। व्हेल फिश के जाने के बाद टॉम चेक करने जाता है कि कहीं बोट को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, पर कुछ ही देर में वो बाहर आता है, वो भी घायल हालत में। असल में प्रोपेलर से उसको चोट लग गई थी। जूलिया उसके कट को स्टिच करती है और पूछती कि सब कुछ ठीक तो है ना। वो कहता है कि नहीं, एक मुसीबत है। बोट के नीचे के हिस्से का एक शाफ्ट टूट गया है। अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो हम बोट के डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बिना अगर बोट को स्टार्ट किया तो इंजन खराब हो सकता है। दूसरी ओर कैसी बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड से कनेक्ट करने की कोशिश करती, लेकिन सिग्नल बहुत ही वीक होता है। टॉम पानी और खाने का स्टॉक चेक कर रहा होता है। वो बताता है कि ये तो और 4 दिन चल जाएगा, लेकिन हमें इन्हें कम से कम यूज करना चाहिए और इमरजेंसी के लिए बैकअप बचा कर रखना चाहिए। उधर जूलिया भी रेडियो पर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई सिग्नल नहीं मिलता है। जिस पर टॉम कहता है कि देखो, ये शिप्स का समुद्री रास्ता है, जरूर कोई ना कोई शिप यहाँ पर आता ही होगा, हम उनसे मदद मांग सकते हैं। तभी कोई आवाज सुनकर वो बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि आसमान से एक मिट्योर गिर रहा है और वो भी इनकी दिशा में ही आ रहा है। टॉम तुरंत बोट को स्टार्ट करके वहाँ से कुछ दूर ले जाता है, पर बिना शाफ्ट के बोट चलने की वजह से इंजन खराब हो जाता है। और तो और वहाँ पर एक सैटेलाइट भी गिरा पड़ा होता है। लगता है कि कोई खतरनाक तूफान आने वाला है, जिसके कुछ ही देर में बादल गरजते हैं और बिजली भी गिर जाती है। सब तुरंत बोट के अंदर चले जाते हैं और लाइफ जैकेट्स पहनकर बैठ जाते हैं, ताकि जैसे कुछ अनहोनी हो तो वो सब रेडी रहें। अगली सुबह पता चलता है कि सब सेफ हैं। रात भर बोट बुरी तरह से हिल रही थी, लेकिन अब वो एकदम बिना हिले डुले खड़ी है। वो चौंक जाते हैं कि हम कहां पर आ गए हैं, ये कैसे हो सकता है, बोट पानी में हिल क्यों नहीं रही है। और जब वो बाहर आकर वहां का दृश्य देखते हैं
जिसको देखकर वो दंग ही रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग समुद्र के बीच में थे, लेकिन अब लगता है कि पानी कहीं और बहकर चला गया है और इनकी बोट जमीन पर खड़ी है। वहाँ बड़े बड़ी चट्टानों को देखकर वो शॉक्ड रह जाते हैं कि समुद्र के नीचे ऐसा होता है। इनको पता नहीं था, पर आज इन्होंने उसको देख भी लिया। जिसके बाद एक कंपास चेक करते हैं जो किसी और दिशा को नॉर्थ बता रहा होता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों के मैग्नेटिक पोल्स की अदला बदली हो गई है, इसीलिए समुद्र का सारा पानी दूसरी दिशा में शिफ्ट हो चुका है। मतलब जहाँ पर पहले जमीन थी अब वहाँ पर समुद्र है, यानी इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी होगी। कुछ ही लोग जिंदा बचे होंगे। टॉम बताता है कि मेरे रिसर्च के अनुसार लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और वही पोल शिफ्ट अभी भी हो गया है। यहाँ टॉम की बातें सुनकर सब घबरा जाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। ये सब सुनकर कैसी खुद को बोट के कमरे में बंद करके रोने लगती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी अब शायद जिंदा नहीं होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोती है। बेन बर्थडे बैलून्स को हवा में उड़ा देता है ताकि उसको देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाए। थोड़ी देर बाद टॉम को एक चैनल पर रेडियो सिग्नल मिल जाता है और वो पूछता है कि आप कहाँ पर हैं, क्या वो जगह सेफ है। उस तरफ से एक आदमी कहता है कि मैं एक सबमरीन का कैप्टन हूँ और फिलहाल उसी सबमरीन के अंदर हूँ। अच्छा दोस्तों, वो भी इसलिए जिंदा बच गया था क्योंकि सबमरीन बहुत ही गहराई में होती है। कैप्टन उनको बताता है कि समुद्र के परिवर्तन होने की वजह से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जमीन पर थे वो काम नहीं करेंगे। साथ ही वो कहता है कि अब मेरे गेस के अनुसार जो पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ था वो जल्द ही यहाँ वापस भी आ जाएगा, शायद एक हफ्ते के अंदर। इसलिए तुम लोग जहाँ भी हो वहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर रहो, वही सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। जिसके बाद टॉम डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या हम भी वहाँ पर आकर सबमरीन में आपके साथ रह सकते हैं, यानी मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे, क्योंकि अगर पानी भी आ गया तो सबमरीन सेफ रहेगी। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम सबका यहाँ पर आना तो बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सबमरीन है, इसमें 2 या फिर 3 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते। ऑलरेडी मैं और मेरा पार्टनर इसके अंदर थे, लेकिन मेरा पार्टनर मर चुका है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और 2 लोगों के लिए जगह है। टॉम कहता है कि आप प्लीज मेरे दोनों बच्चों को अंदर ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अब कैप्टन में इनकार नहीं कर पाता और मान जाता है। टॉम जल्दी से मैप पर उस सबमरीन की लोकेशन को मार्क कर लेता है, क्योंकि इनको जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ पर पहुँचाना होगा। ना जाने पानी कब वापस लौट आएगा तो खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए वो दोनों बच्चों के लिए फूड वगैरह पैक करने लग जाते हैं। तभी टॉम देखता है कि कोई इनकी बोट की तरफ आ रहा है। वो आदमी लंगड़ा रहा होता है और उसके साथ एक डॉग भी होता है। असल में बेन ने जो बलून्स उड़ाए थे उन्हें देखकर ही यहाँ पर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किलों के बीच ये सरवाइव करके यहाँ पर बचकर आया है। उसे एकदम थका रहा देखकर टॉम उसको पहले पानी देता है और पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम को थैंक यू करने के बजाय उसके सर पर मारकर उसको गिरा देता है। इतने में जूलिया उसको देखकर टॉम को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब तक वो आदमी अपना भाला टॉम के पेट में घोंपकर उसको जान से मार डालता है। दोस्तों, जूलिया की तो जान निकल जाती है। वो बड़ी टेंशन में होती है कि क्या हो गया। फिर वो जूलिया की ओर आता है, इसलिए जूलिया घबरा कर बच्चों को बचाने के लिए बोर्ड की ओर भागती है और वो कातिल उस पर भाला फेंक देता है। लेकिन जूलिया की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो भाला जूलिया के शोल्डर पर लगता है और वो बच जाती है। उसे अब कैसे भी करके जल्दी से अपने बच्चों को बचाना होगा। वो तुरंत बोट पर जाकर बच्चों को बताती है। उसके बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों बच्चों को एक लॉकर के अंदर बंद कर देती है और कैसी को एक फेयर गन देकर कहती है कि बेटा, अगर और कोई रास्ता ना दिखे तब जाकर तुम ये गन यूज करना, वरना नहीं करना। ये कहकर वो खुद बोट के निचले हिस्से के बाथरूम में छुप जाती है। इतने में वो कातिल बोट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब सबसे पहले तो वो किचन में जाकर वहाँ से टिन फूड उठाकर खाता है, जिसको देखने से लगता है कि शायद ही बहुत भूखा है और खाने के लिए ही इसने इतना खून खराबा किया है। जिसके बाद वो जूलिया को ढूंढने लग जाता है। उधर जूलिया हाथ में चाकू लिए उसका वेट कर रही होती है और जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर जूलिया नहीं होती। असल में वो एक होल से बोट के बाहर कूद गई थी। कातिल भी उसी होल से झांकता है, लेकिन जूलिया एकदम चुपचाप बैठी होती है। इसी बीच जूलिया को देखकर कातिल का डॉग भौंकने लग जाता है। जूलिया डर जाती है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, इसीलिए वो डॉग को जान से मार देती है। लेकिन डॉग की आवाज सुनकर कातिल बाहर आ जाता है और अपने डॉग को मरा पड़ा हुआ देखता है। पर इसी बीच जूलिया बोट के ऊपर चढ़कर कातिल के ठीक ऊपर कूदकर उसका खात्मा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कातिल उस पर भारी पड़ता है और उसको पकड़ लेता है। वो जूलिया को बुरी तरह से पीटता है और दीवार पर उसका सर पटकने लग जाता है। वहीं पर वो लॉकर भी है जहां जूलिया ने कैसी और बेन को बंद किया होता है।
अब ये सारी चीजें देखकर, मतलब अपनी माँ को पिटता हुआ देखकर, कैसी लॉकर खोलकर उस कातिल के मुंह पर फ्लेयर गन से शूट कर देती है, जिससे वो दूसरी तरफ जा गिरता है। साथ ही वहां पर आग भी लग जाती है। अब मौका पाकर जूलिया अपने बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन कातिल को ज्यादा चोट नहीं लगी होती है और वो जूलिया को पकड़ने के लिए आ जाता है। वहीं अब आग लगने की वजह से बोट भी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो कातिल बोट से कूदकर बच जाता है। दोस्तों, यहाँ टॉम को मरा पड़ा हुआ देखकर तीनों बहुत रोते हैं। जूलिया टॉम को किस करके रोने लग जाती है, लेकिन वो देखती है कि कातिल इनके पीछे आ रहा है, इसलिए बच्चों को लेकर वो बड़ी बड़ी चट्टानों पर चढ़कर भाग रही होती है। अब बचते बचते आखिर वो कातिल से दूर एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पानी होता है। वो उस पानी को पीते हैं, लेकिन वो बहुत ही खारा होता है और अब कैसी के पास थोड़ा पानी होता है। वो उसको बेन को दे देती है, लेकिन वो पानी नहीं लेता और बहुत रोता है। उसको अपने पापा की याद आती है। असल में उसको ये गिल्ट फीलिंग होती है कि अगर उसने बलून्स नहीं उड़ाए होते तो वो कातिल इनके पास नहीं आता। वो कहता है कि पापा की मौत का कारण मैं हूँ। कैसी भी उसी को दोष देती है, लेकिन जूलिया उसको समझाती है कि देखो, जो होना था सो हो गया, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, तुम सब भूल जाओ। हमारे पास एक ही मकसद है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना। तभी वो देखते हैं कि कातिल भी उनकी दिशा में आ रहा है। तीनों उस लोकेशन की ओर भागते हैं जहाँ पर उस कैप्टन की सबमरीन है। अब वहाँ का दृश्य देखकर पता चलता है कि समुद्र की गहराइयों में हमारी प्लास्टिक वाटर बॉटल्स और गैस जमा हुए पड़े हैं। शार्क्स भी मरी पड़ी होती है। बेन उनको देख रहा होता है, लेकिन जूलिया उसको खींच कर ले जाती है, क्योंकि अगर कातिल आ गया तो वो इन पर हमला जरूर करेगा और इनका खाना वगैरह छीनकर इनको मार डालेगा। इसीलिए वो लगातार भाग रहे होते हैं। रास्ते में शिप से गिरे हुए कई सारे बैरल्स भी पड़े होते हैं, जिनमें शायद तेल ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। बहुत दूर लगातार भागने की वजह से बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि उसने बहुत देर से पानी नहीं पिया होता। कैसी उसको अपना पानी देती है और अब इनके पास पानी की एक भी बूंद नहीं है, जिस वजह से कैसे हिम्मत हार जाती है। वो कहती है कि अब हम नहीं बच सकते, हम तीनों मरने वाले हैं। लेकिन जूलिया उसकी हिम्मत बढ़ाती है, बेटा जब तक जान है हमें कोशिश करते रहना होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा। आगे रास्ते में वो एक टूटा हुआ प्लेन देखते हैं जो कई साल पहले समुद्र में क्रैश हो गया था और फिलहाल पूरे प्लेन पर जंग लग चुका होता है। लेकिन आज रात इनको यहीं पर रुकना पड़ेगा, इसीलिए वो अंदर जाकर थोड़ा आराम करते हैं। तभी जूलिया अपनी फैमिली फोटो को देखती है जो बेन के बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त ली गई थी, जिसको देखकर वो बहुत रोती है। असल में जूलिया एक डॉक्टर है और उसकी और टॉम की लव मैरिज थी। एक बार जब टॉम ने समुद्र में डाइव किया था तो उसे चोट लग गई थी और तब उसको अस्पताल लाया गया था, जहाँ जूलिया डॉक्टर थी। वहीं इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और फिर दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने शादी कर ली और बच्चे हो गए। उसी बारे में सोच सोचकर वो एकदम टूट जाती है। बच्चे भी पापा के बारे में सोचकर बहुत रोते हैं। अब रात हो जाती है तो वो वहीं पर सो जाते हैं। आधी रात को कैसी को कोई आवाज आती है और वो अकेली प्लेन से बाहर जाकर देखती है। वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन अचानक वो कातिल पीछे से कैसी पर हमला करने वाला होता है और यहाँ पर रिवील होता है कि एक कातिल के लिए इन लोगों का बिछा हुआ ट्रैप था। जैसे ही वो कैसी को मारने वाला होता है वो हट जाती है और पीछे से जूलिया कातिल पर चाकू से लगातार वार करके उसको मार डालती है। सुबह होती है और तीनों वहाँ से बाहर आते हैं। अब उनको तसल्ली है कि चलो कातिल मारा गया और हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। कातिल की बॉडी के चिथड़े बन चुके थे, जिसे देखकर इनको डर जकड़ लेता है कि जरूर यहाँ पर कुछ है जिसने इसकी लाश का ये हाल कर दिया है। अभी समझ जाते हैं कि ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए तीनों जल्दी से वहाँ से बच के निकलते हैं। जूलिया और कैसी मैप देख रही होती है। इसी बीच बेन प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता। किस्मत से एक जगह पर पानी जमा होता है जो कि समुद्र का पानी है, लेकिन वहाँ जमा पानी सड़ गया था। अब बेन की प्यास इतनी ज्यादा होती है कि वो अपना आपा खोकर तुरंत उस पानी को पीने लग जाता है। जूलिया और कैसी उसको रोकने आते हैं, लेकिन इतने में उसने बहुत पानी पी लिया था और इस वजह से होता ये है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो चल भी नहीं पाता। तभी वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की चीजें पड़ी होती हैं, जिन्हें वो एक टेंट की तरह सेट करके उसके अंदर आराम करते हैं। जिसके बाद जूलिया कैसी को कोई इंजेक्शन लगाती है। कुछ देर के बाद इन्हें कोई आवाज आती है, जिसको देखने के लिए जूलिया बाहर जाती है। उसके चेहरे पर डर मंडराने लग जाता है। वो तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और तीनों तेजी से वहाँ से भागते हैं। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते में उनको एक पुराना शिप दिखता है, जिसके कई कंटेनर्स बिखरे पड़े होते हैं। वहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं और ये तीनों उनकी ओर ही भागते हैं। वहीं हम देखते हैं कि असल में बड़े बड़े समुद्री कीड़े इनके पीछे पड़े हैं, इसीलिए ये लोग भागकर यहाँ पर आए थे। जूलिया तो चिल्लाती है कि प्लीज कंटेनर का दरवाजा बंद मत करो, हम भी आ रहे हैं। लेकिन सर्वाइवर्स केकड़े के डर से कंटेनर्स के अंदर जाकर उसको लॉक कर लेते हैं।
जूलिया दरवाजा पीटती रहती है कि प्लीज दरवाजा खोलो, पर वो दरवाजा नहीं खोलते। जिसके बाद जूलिया कैसी और बेन को कंटेनर के ऊपर चढ़ाकर खुद भी ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन इतने में केकड़ा जूलिया के पैर को जख्मी कर देता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि ये लोग तो बच जाते हैं। लेकिन जो सर्वाइवर्स कंटेनर के अंदर चले गए थे उनका क्या हुआ ये अब दिखाया जाता है। असल में कंटेनर के साइड में एक गैप होता है जिसके जरिए केकड़े अंदर घुसने लग जाते हैं। वो लोग केकड़े को शूट करते हैं, लेकिन कितने को शूट करेंगे? हजारों की तादाद में केकड़े आ रहे थे जो उन सर्वाइवर्स को पूरी तरह से खा जाते हैं। इन सर्वाइवर्स का भी वही हाल होता है जो उस कातिल का हुआ था। दूसरी ओर घाव की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो दोनों बच्चे वहां पर नहीं होते। जूलिया डर जाती है कि बच्चे कहां पर गए। वो उन दोनों को पुकारती है। असल में वो नीचे ही होते हैं। एक टैंकर के अंदर पानी और थोड़ा टिन फूड भी होता है जिसको वो ले आते हैं। जूलिया उन सर्वाइवर्स की गन भी उठा लेती है और उनके पॉकेट्स भी चेक करती है। उसमें एक रेडियो होता है जिसके जरिए वो उस सबमरीन कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे तैसे कांटेक्ट हो ही जाता है। खैर अब जूलिया उसको बताती है कि हजारों बड़े बड़े केकड़ों ने हम पर हमला कर दिया था और उनसे भागते भागते मेरा मैप कहीं पर गिर गया है। प्लीज हमें अपनी लोकेशन बताइए। कैप्टन कहता है कि मुझ पर भी हमला हुआ है और मैं घायल हो चुका हूँ। अगर समुद्री कीड़े यहाँ आ गए तो इसका मतलब है कि समुद्र का पानी भी जल्दी यहाँ पर पहुँचता होगा। तुम लोग एक काम करो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं अपना फ्लेयर गन शूट करता हूँ। ये कहकर वो अपनी फ्लेयर गन शूट करता है, जिसको देखकर ये लोग उस दिशा में चलने लग जाते हैं। बहुत दूर थक कर चलने के बाद इनको एक जगह पर छोटा सा सबमरीन वेसल दिखता है, तो ये लोग उसके पास जाने लग जाते हैं। लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन होता है, मतलब बहुत मुश्किल पत्थरों और चट्टानों के बीच से होकर वो एक जगह पहुँचते हैं जहाँ चट्टानों पर समुद्री शॉवल फैले होते हैं जिनसे बचना मुश्किल होता है। इन सब के बीच से होकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक जूलिया एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जूलिया चिल्लाती है कि तुम दोनों जल्दी यहाँ से जाओ और उस सबमरीन में सेफ हो जाओ। थोड़ी देर में यहाँ पर पानी आ जाएगा, जल्दी जाओ, मैं बच नहीं पाऊंगी, मुझको यहीं पर छोड़ दो। उस सबमरीन में कैप्टन के अलावा सिर्फ 2 लोग और रह सकते हैं, इसीलिए तुम दोनों भी चले जाओ। पर कैसी रोने लग जाती है। वो चिल्लाती है कि माँ मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। जूलिया उसको समझाती है कि देखो जिद मत करो, तुम दोनों अभी जाओ और कैसी तुम बेन का ख्याल रखना। ना चाहते हुए भी कैसी को जाना पड़ता है। वो सबमरीन तक पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। असल में कैप्टन तो खुद बाहर खड़ा होता है, बिल्कुल लहूलुहान हालत में और किसी भी वक्त मर सकता है। वो कहता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तुम दोनों जल्दी से सबमरीन के अंदर चले जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। कैसी अपनी माँ को लेने के लिए भागती है क्योंकि कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला, जिसका मतलब है कि जूलिया भी अब सबमरीन में रह सकती है। इसी बीच गड्ढे के अंदर भी केकड़े आ जाते हैं। जूलिया उनको शूट करने लग जाती है, लेकिन वो तो एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं। अब जूलिया हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन तभी कैसी उसको पुकारती है और कहती है कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला, आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कीजिए। आखिरकार बड़ी कोशिशों के बाद जूलिया कैसी का हाथ पकड़ लेती है और ऊपर आने में सफल हो जाती है। फिर दोनों तेजी से सबमरीन की ओर भागते हैं। जैसे दोनों सबमरीन में चढ़ने वाले होते हैं, पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं। लास्ट मोमेंट पर सभी अंदर जाकर दरवाजा लॉक भी कर लेते हैं। समुद्र का पानी जोर से सबमरीन पर पड़ता है और बाहरी लहरों के बीच सबमरीन पूरी तरह हिलती है। इसी बीच जूलिया को अब तक की सारी घटनाएं एक एक करके फिर से दिखाई देने लगती हैं और आखिर में वो बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है तो सबमरीन एक जगह पर रुकी होती है। असल में ये एक शहर हुआ करता था जो पानी में डूबकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है इन 3 सर्वाइवर्स के अलावा, जिसके साथ ये लाइफ सर्वाइवल की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्वाइव की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।